हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 के वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, कितने पोस्ट आएंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात कि डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, मेडिकल स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार हमें रेलवे में नौकरी मिल जाए तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा। लेकिन आप ये बात भी जानते होंगे कि जब भी आप किसी भी नौकरी में या रेलवे हो या कोई भी, जब भी आप जाएंगे तो उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, जो उस भर्ती में जो भी क्वालिफ़िकेशन होता है उसकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और वो डॉक्यूमेंट उसमें गलत नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि आपकी तैयारी कितना भी अच्छे हो लेकिन डॉक्यूमेंट ही गलत है तो फिर उसमें से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपकी तैयारी के साथ साथ इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एक करके बहुत चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि भर्ती कब आएगी, भर्ती में कितना पोस्ट हो गया, कितने पोस्टों पे भर्ती होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज़रूरी है ये आने वाली वैकेंसी में, किस डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, क्या स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं लगेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, और ग्रुप डी में A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 क्या होता है और इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में एक एक करके बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी मिले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी इसमें बातें बताया जाएगा वो गलत नहीं है, 100% सही बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इन बातों को पहले ही जान जाएंगे तो हो सकता है कि लास्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जब भी रेलवे में कोई भी चीज़ अपडेट होगा, कोई भी वैकेंसी आएगी, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद आप अगर ग्रुप डी की ही तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी पूरी वैकेंसी आने से लेके फॉर्म भरने से लेकर और ज्वाइनिंग तक के अपडेट हम आपको बताएंगे कि कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत लगने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भर्ती कब आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत कैंडिडेट हैं जिनके मन में हो रहा है कि भर्ती कब आएगी। फ्रेंड्स, ये चीज़ें होना भी ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट तैयारी करने वाले, तो उन्हें भर्ती की ज़रूरत रहती है, क्योंकि फ्रेंड्स वो कई साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी जो पिछली ग्रुप डी हुई थी वो 2019 में भर्ती आई थी और अभी देखेंगे तो 2024 का लास्ट चल रहा है। इस हिसाब से 5 साल हो गए लेवल 1 की भर्ती आने में, तो कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि जो रेलवे के नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने तय किया था, तो उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 में और दिसंबर 2024 तक ये भर्ती आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको हम बता दें कि अक्टूबर तो बीत गया, नवंबर भी लगभग बीत ही रहा है, तो ऐसे में आशा बन रही है कि दिसंबर में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये दिसंबर के बाद नहीं जाएगी, आपको दिसंबर तक भर्ती मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि भर्ती लेट कर रहा है तो हम तैयारी नहीं करेंगे। आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब आपकी तैयारी रहेगी तो भर्ती आएगी और आपका एक सीट पक्का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई भर्ती आने की बात। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि भर्ती कितना पोस्ट पे होगी। तो फ्रेंड्स, इतना आप जान लीजिए कि रेलवे ने कहीं अभी अपडेट नहीं किया है कि हमें इतने हज़ार पोस्ट देने हैं। ठीक है, लेकिन सभी लोगों का अनुमान लग रहा है, कहीं रोज़गार में निकला हुआ है, तो इस हिसाब से सभी लोग बता रहे हैं
ठीक है फ्रेंड्स, वो एक अनुमान है कि 50,000 के लगभग भर्ती आए। हालांकि ये कहीं से भी ऑफिशियल नहीं है, इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि 5 साल हो गए हैं भर्ती देने में, तो कहीं ना कहीं सरकार को या रेलवे को चाहिए कि भर्ती को लगभग 1 लाख के करीब लेके जाए, लेकिन ऐसा वो लग नहीं रहा है कि करेगा। अगर ऐसा करेगा तो बहुत से कैंडिडेट को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी है वो एक 10th लेवल की भर्ती होती है। ठीक है, अभी तक जो रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हुआ है उसमें आप जानते हैं कि नॉन टेक्निकल, पहले देखिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के इसमें तो पोस्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक इसने भर्ती जो कराया है तो उसमें केवल 10th वाले को ही नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों वाले में कर दिया है कि आप दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं, दोनों में, टेक्निकल वाले में और नॉन टेक्निकल वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझिएगा। लेकिन इस बार क्या किया है कि उसने बता दिया है कि जो केवल 10th किया है और जो 10th के साथ ITI किया है, अब क्या होगा कि जो टेक्निकल वाले पोस्ट हैं अब प्लस नॉन टेक्निकल, तो ITI करने वाला दोनों में एलिजिबल है, और जो केवल 10th किया है केवल नॉन टेक्निकल वाले में है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम बता दें आपको कि रेलवे में जब भी ग्रुप डी में पोस्ट आएंगे तो टेक्निकल वाले ज़्यादा आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं वो ज़्यादा आते हैं और नॉन टेक्निकल वाले थोड़ा कम आते हैं। थोड़ा क्या, बहुत कम आते हैं। मान के चलिए कि आपको 4:1 का आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि ये 10th लेवल का होता है प्लस ITI चाहिए। तो जिन भी कैंडिडेट ने अगर ITI नहीं किया है तो उनके जो 10th के मार्कशीट है वो आप अच्छे से देखिए, कुछ गलती हो तो अगर संभव हो तो सुधरवा लीजिए। प्लस जिन्होंने ITI भी किया है तो उनको अपने ITI के मार्कशीट को भी अच्छे से देखना है, कुछ गलती हैं, यानी कि बेस आपका 10th का मार्कशीट माना जाएगा। तो 10th के मार्कशीट के हिसाब से अपने आधार कार्ड को वगैरह जितनी चीज़ें हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें हैं उसको उसी के हिसाब से बनवा लेना है। यानी जो आपके 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ है वही चीज़ें सब में आपके होना चाहिए। 10th के मार्कशीट में जो लिखी चीज़ें हैं वही ITI के मार्कशीट में भी सारे चीज़ें होनी चाहिए। सारे चीज़ें करने का मतलब कि आपका नाम की जो स्पेलिंग है वही ITI के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो ये चीज़ें बाद में चल के परेशानी करती हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किस डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, होने को तो किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, सब डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। लेकिन जो बेस चीज़ें हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट है, तो इसके एक एक अक्षर को DB में मिलाया जाता है, और ITI की हैं तो ITI का भी एक एक, समझ जाइए कि स्पेस जो है ना, स्पेस को भी मिलाते हैं वो लोग। ठीक है, हालांकि उस समय वो एफिडेविट लेके स्पेस पे मान जाएं, वो बात बाद की है, लेकिन मिलाते इसको भी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर संभव हो सुधरवाने में तो सुधरवा लीजिए। ठीक है, बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा। फ्रेंड्स, जाति प्रमाण पत्र के बारे में हालांकि हमने कई वीडियो भी बनाया हुआ है, और जब भर्ती आ जाएगी तब भी हम आपको एकदम फुल डिटेल बारे में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती आने से पहले ही हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, किस प्रकार से आपको बनवा के रख लेना चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, उसके लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि ये केंद्र सरकार की भर्ती होती है, और इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वह सेंट्रल का ही लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेना है अभी से, क्योंकि जब भर्ती आएगी तो 1 महीने का टाइम रहेगा, और 1 महीने में लगभग बहुत लोगों का नहीं बन पाता है। तो ऐसे में आप अगर अभी से बनवाना चालू कर दें तो हो सकता है कि बन जाए, पहले बन जाए। अभी भीड़ भी कम रहेगा, मान लीजिए ऑफलाइन बनवाने ही जाना है तो भीड़ भी कम रहेगा, शायद जल्दी बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। है अगला जो बात है वो है कि क्या स्टेट जाति प्रमाण पत्र लगेगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको बताया कि ये सेंट्रल की भर्ती होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, स्टेट का ना लगाएं तो ही अच्छा है। अगर आपके पास स्टेट है तो अभी इसको सेंट्रल बनवा लीजिए, क्योंकि अभी तो भर्ती आई नहीं है और जब तक आएगी तब तक आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी यानी जो लेवल 1 होता है, इसमें A2 से लगभग चालू हो जाता है, A2 से लेके, और अगर अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड माने तो B1 तक आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, B1 तक। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 से कम हुआ तो ज़्यादा नंबर रहते हुए भी बहुत कम चांस हो जाता है कि आपको इसमें कोई पोस्ट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे कि ग्रुप डी में A1, A2, A3, B1, B2 और C1, C2 क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आँखों की जांच होती है। ठीक है, इससे पहले आपको हम दिखा रहे हैं जो रेलवे के द्वारा तय किया गया है कि रेलवे या हर चीज़, हर जो वैकेंसी आती है उसमें अगर ये मांगता है तो उसमें तय किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है A1, तो A1 का तो कुछ इसमें भर्ती वैसे आता नहीं है, क्योंकि ये तो आपको लोको पायलट के लिए लगभग लगता है। आपको हम A2 से बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें देखिए जो डिस्टेंस विजन है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस विजन जो है 6/9 और 6/9। ठीक है, और विदाउट ग्लास, देखिए 2 आँखें हैं। ठीक है, इस आँख से भी आपको 6/9 दिखना चाहिए, और इस आँख से जब मेडिकल में जाते हैं तो एक बार एक आँख को बंद कर लिया जाता है, दूसरे से दिखवाया जाता है, फिर एक बार इसको खोल दिया जाएगा और इसको बंद करके दूसरे को, मतलब पारी दोनों आँखों से आपको अलग अलग दिखवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि 6/9 होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आएंगे तो आप जाएंगे कहीं भी डॉक्टर के यहाँ तो आपको ऐसा चार्ट दिखेगा। इसमें देखिए ये होता है 6/6 की लाइन, और ये होती है 6/9, यानी आपको कमरे में 6 मीटर दूरी पे बैठा के और आपकी एक आँख को बंद करके डॉक्टर इसको पढ़वाएगा। ठीक है, हालांकि जब आप रेलवे के मेडिकल में जाते हैं तो ये पढ़ने वाला नहीं होता है। कारण ये होता है कि बहुत से कैंडिडेट हैं जो इसको रट लेते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो कटा हुआ सी ले रखे रहते हैं वो लोग, वो अपने हाथ से ही घुमाते रहते हैं, बोलते हैं बताओ किधर कटा है, इधर कटा है कि इधर कटा है, ऊपर कटा है नीचे कटा है, वो घुमाते रहते हैं उसको और आपसे पूछेंगे, लेकिन वो भी इसी मानक के हिसाब से तैयार किया गया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं 6/9 का मतलब। कमरे में आपको 6 मीटर दूरी पे बैठा के और ये चार्ट दीवार पे लगा रहेगा और एक आंख बंद करके एक से खुलवा के आपसे पढ़वाया जाएगा। अगर आपको ये पूरी लाइन पढ़ ले रहे हैं दोनों आंख से, तब तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। ठीक है, फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन फ्रेंड सबसे पहले आँख का ही मेन होता है। ठीक ना, इसी से तय हो जाता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। अगर आपकी एक आँख से इसको पूरा पढ़ ले रहे हैं और दूसरे से नहीं, तो फिर आप इसलिए इसमें एलिजिबल नहीं है। इसको पढ़वाया जाएगा और ये दोनों पढ़ ले रहे हैं तो 6/12 आपके आँख का विज़न है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आते हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में है कि वही सेम चीज़ें हैं कि 6/9 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ बता दिया कि आप 2 डायोप्टर का चश्मा लगा लेते हैं और तब भी आपको इतना दिख जाता है, तब भी हम आपको मान लेंगे कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड A3 में हैं। यानी जो आपको हम अभी चार्ट दिखाए हैं, ये चार्ट, और ये चार्ट आपको 2D का यानी 2 डायोप्टर का चश्मा लगाने के बाद दोनों आँख से दिख जा रहा है, तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये A3 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा माना जाता है। मानने का मतलब यह है कि बस आपको एक जो पॉइंट्समैन होता है ना, और POINTS, जो पॉइंट्समैन की वैकेंसी होती है, उसको छोड़ के बाकी सभी पोस्ट में आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एक कैंडिडेट जो वर्ग है उनके लिए दिक्कत होगा। कारण ये है कि देखिए फ्रेंड्स, जो नॉन ITI वाले होते हैं, केवल 10th किए हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर उनके नॉन ITI वाले पोस्ट में देखें तो पॉइंट्समैन का ही पोस्ट ज़्यादा होता है, और ऐसे में अगर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 से कम है तो फिर
ना के बराबर चांस हो जाता है उनको सीट मिलने का। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगला बात करते हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो इसमें है 6/9, 6/12, ठीक है, और 4 डायोप्टर का चश्मा लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं 6/9, 6/12। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपके दोनों आँख से, ठीक है फ्रेंड्स, 2 आँख है, अगर आपके एक आँख से 6/9 दिख रहा है, ठीक है, एक से दिख रहा है 6/9 और एक से 6/9 तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा ये आँख ख़राब है, लेकिन 6/12 तक दिख जा रहा है और आप 4 डायोप्टर का चश्मा लगाए हुए हैं 4D, ठीक है, तब भी आप इसमें B1 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब B1 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में जब आप एलिजिबल हैं तो वही पॉइंट्समैन वाली जो वैकेंसी होती है वो आपको नहीं मिलेगी, बाकी लगभग सभी पोस्ट के लिए B1 वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, लगभग जो पोस्ट होता है वो B1 कैटेगरी में आ ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि 2 आँखों में से एक आँख से आपको ये दूसरा नंबर का ना देख के तीसरा नंबर का दिख रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा सही है, उससे ये वाला लाइन भी दिख रहा है, तब आप B1 में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं B2 का। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि यही सेम चीज़ें उसमें भी होती है, 4 डायोप्टर का चश्मा भी लगाना होता है, लेकिन इन सबों में नाइट विज़न भी होता है, यानी ऊपर के जितने भी बताएं A1, A2, A3, B1, इसमें नाइट विज़न भी चेक होता है और B2 वाले में नाइट विज़न चेक नहीं होता है। ठीक है, उसमें ये चीज़ें हैं जिसके लिए वो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं फ्रेंड्स C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, इसमें जो डिस्टेंस विज़न होता है 6/12 और 6/18। ठीक है, अगर किसी के आँख से 6/12 यानी कि उसके एक आँख से ये दिख रहा है लाइन तीसरा और एक ख़राब है, उससे ये वाला दिख रहा है, तो यानी एक से 6/12 दिख रहा है और एक से 6/18 दिख रहा है, तो ऐसे में वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत कम पोस्ट होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 हो जाता है तो इससे बहुत कम चांस हो जाता है आपको पोस्ट मिले। मेडिकल जो होते हैं ना हॉस्पिटल वाले, हॉस्पिटल अटेंडेंट करके, वही पोस्ट लगभग होता है, वही आपको मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें C2, तो C2 का तो लगभग कोई आता ही नहीं है पोस्ट, अगर आ जाए तो उसकी बात की बात है, नहीं तो C2 का कुछ आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये बात करें कि मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे अच्छा लगभग कौन है, देखिए जिनके आँख में दिक्कत है तो फ्रेंड्स इतनी जल्दी तो सही नहीं होगा, और सब लोगों का सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबके आँख से 6/6 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो वो मान के चलिए उनको 100% अगर एग्ज़ाम पास करते हैं तो मेडिकल में दिक्कत नहीं होगा और पोस्ट मिल जाएगा। B1 से नीचे आने वाले में दिक्कत होता है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपको फ्रेंड्स अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में एक बार जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल जो हो, वहाँ पे जो आँख का डॉक्टर बैठता है ना, उसको एक बार जाके आप मिलिए, यानी कि पर्ची लगाइए। लगभग हर जगह मेडिकल कॉलेज हैं ही या सरकारी अस्पताल, वहाँ पे आँख के जो डॉक्टर है ना उसके यहाँ पर्ची लगाइए और दिखाइए, अपने आँख को चेक करवाइए, वह ऐसे ही पढ़वाएगा, आपको दिखाएगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं ना जिनको मालूम भी नहीं होता है कि मेरे आँख में प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाके चेक करवा लेते हैं, सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर पढ़ते रहिए आराम से। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है, बताएगा डॉक्टर कि आपको ये लाइन ना पढ़ के ये पढ़ पा रहे हैं, तो वो आपको चश्मा वश्मा बना देगा, कुछ दवाएँ लिखेगा जिससे आप खाएँगे तो हो सकता है सुधार हो जाए। अब आप सोचेंगे कि अभी भर्ती आई नहीं, तब तक हम मेडिकल की तैयारी में क्यों लग जाएँ। तो फ्रेंड्स देखिए, भर्ती आएगी, आना तो तय है, आएगी ही, और अगर आप में दिक्कत है तो अगर आप दवा करा के उसको सही करा लेते हैं तो आपके लिए ही सही होगा। और जब भर्ती आएगी तो हो सकता है जल्दी जल्दी जब ये काम हो तो आपको टाइम ना मिले और ये सही भी ना हो,
तो अभी से एक बार आप जाइएगा सरकारी अस्पताल, जो चाहे प्राइवेट में भी आप चाहे दिखा सकते हैं, दिखा के एक बार अपने आँख का चेकअप करवा लीजिएगा कि मेरी डिस्टेंस सही है ना, बस इतना चीज़ें आप चेक करवा लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर से बोल के दवाई लिखवा लीजिएगा और चलाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।